यूपी में बिजली गिरने से अब तक 30 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सीएम योगी ने इन मौतों पर दुख जाहिर किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए। प्रयागराज में 14, कानपुर देहात में 5, फिरोजाबाद में 3, कौशाम्बी में 3, चित्रकूट में 2, उन्नाव में 2 और कानपुर नगर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है बिजली गिरने से। दुख जाहिर किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फिरोजाबाद, कौशाम्बी में 3 मौतें हुई हैं। ऐसे ही चित्रकूट और उन्नाव में 2 मौतें हुई हैं। प्रयागराज में 14। अब तक उत्तर प्रदेश में 30 लोगों की मौत हुई है बिजली गिरने की वजह से, और इन मौतों पर दुख जाहिर किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उत्तर प्रदेश को सीरियल धमाकों से दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए एटीएस ने अल-कायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद संगठन से जुड़े 2 आतंकी मिराजुल और मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया। दोनों ही आतंकी अपने आकाओं के इशारे पर 15 अगस्त से पहले राजधानी लखनऊ समेत अन्य शहरों में धमाकों की साजिश रच रहे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों से पुख्ता इनपुट मिला था। इसके आधार पर दबिश दी गई। पकड़े गए आतंकियों के कनेक्शन अल-कायदा संगठन से हैं। एटीएस से मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन नाम के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की और इनके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एटीएस को पकड़े गए दोनों अल-कायदा आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले। इसके जरिए इनका बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्रयास था, लेकिन एटीएस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलवंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल-कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उसका नाम है मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलवंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों की सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था, जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था। और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिनहाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिनहाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। दूसरी टीम के द्वारा मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। तो लखनऊ से 2 आतंकियों के पकड़े जाने का जो मामला है, इसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पूरे प्रदेश से, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वक्त हालात हैं प्रदेश में। ये देखिए आप, लखीमपुर, अयोध्या, हरदोई और कानपुर, कैसे यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, कैसे पुलिस मुस्तैद है
गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी संदेहास्पद जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। वो हमने आपको इन 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। लखीमपुर, अयोध्या, हरदोई और कानपुर, 4 तस्वीरें। आप देखिए कैसे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, मुस्तैद, सक्रिय। 4 शहर उत्तर प्रदेश के, वहां पर कैसे सुरक्षा बढ़ी हुई दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। सघन चेकिंग अभियान, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। जो संदिग्ध लोग हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा। और हर जो बड़ा पब्लिक प्लेस है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, वहां पर ये गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों की ज्यादा। और अब हम आपको बताएं कि कौन से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, ऐसे ही वाराणसी से नीतीश पांडे हमें ज्यादा जानकारियां देंगे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तीनों के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। लखनऊ में 2 आतंकियों के पकड़े जाने का मामला है। कानपुर महानगर में हाई अलर्ट, कई जगहों पर एटीएस ने रेड्स की हैं। आतंकी कनेक्शन के चलते 4 से 5 संदिग्ध हिरासत में ले लिए गए। इन संदिग्धों को हिरासत में लेकर एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने एलआईयू को भी एक्टिव कर दिया है। आतंकियों के फोन से नंबर्स का ब्यौरा भी निकाला जा रहा है। बड़ी खबर, आतंकियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने एलआईयू को भी एक्टिव कर दिया है। बड़ी खबर, 2 आतंकियों के पकड़े जाने का मामला लखनऊ में। कानपुर महानगर में हाई अलर्ट, कई जगहों पर एटीएस ने रेड्स की है। 4 से 5 संदिग्ध आतंकी हिरासत में ले लिए गए। रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, इस एक्शन के बारे में बताइए, हिरासत में किन लोगों को लिया गया है, कैसे लिया गया है, विस्तार से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, लखनऊ में कल जब एटीएस ने 2 आतंकवादियों मसरुद्दीन और मिन्हास को पकड़ा, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में कानपुर का कनेक्शन भी सामने आया था, जिसे एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने भी बताया था। दरअसल कानपुर आतंकियों के लिए ऐशगाह रहा है, पनाहगाह रहा है, इसलिए कानपुर में भी कनेक्शन निकल करके, जब भी इस तरीके की वारदात निकल के आती है, कानपुर का कनेक्शन ज़रूर निकलता है। पूछताछ में जो आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने पूछताछ में बताया है कि उनका एक साथी कानपुर में है और ये मोबाइल जो यूज़ करते थे वो भी कानपुर का था। इसी की पड़ताल करने के लिए यूपी एटीएस की टीम लखनऊ से पहुंची थी और कानपुर की एक टीम भी लखनऊ एटीएस की टीम के साथ रेड कर रही थी। कल शाम से ये छापेमारी शुरू हुई और देर रात तक छापेमारी चलती रही। एक व्यक्ति कानपुर के जाजमऊ, चकेरी, बेगमगंज, चमनगंज, पेचबाग, ये तमाम ऐसे इलाके थे जहाँ पर छापेमारी की गई, जो कि पूछताछ में निकल करके आया था। कई जगहों पर कई मुखबिर तंत्र को अलर्ट कर दिया गया था और अलर्ट करने के बाद तमाम जगहों पर दबिश दी गई। एक व्यक्ति को पेचबाग से उठाया गया था। उसके बाद देर रात तक अन्य इलाके जो कानपुर के हैं, नौबस्ता का मछरिया है, तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर यूपी एटीएस की टीम ने छापेमारी करी और उसके बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद 4-5 संदिग्धों को उठाया है। इनकी भूमिका की जांच की जा रही है कि ये कैसे संपर्क में थे और ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि ये जो दोनों आतंकवादी पकड़े गए हैं अलकायदा के कानपुर लखनऊ से मसरुद्दीन और मिन्हाज, ये कानपुर आ चुके थे और कानपुर में इनका काफ़ी आना जाना भी था और बैठकें करते थे। दरअसल स्लीपिंग मॉड्यूल को भी चेक किया जा रहा है कि स्लीपर सेल कहीं एक्टिव तो नहीं थी और इन लोगों की जो मदद करने वाले थे, जो मददगार थे, उनका क्या रोल रहा इस मामले में। तो इन सब पूरी पड़ताल की जा रही है। जो पूछताछ में निकला है उसके बिना पर यूपी एटीएस ने कल देर शाम से और देर रात तक छापेमारी करी है। उसके बाद 4-5 संदिग्धों को अपने पास रखा, पकड़ लिया है। जी 4 से 5 संदिग्धों को कानपुर में हिरासत में लिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं रतीश, लेकिन लखनऊ में कल जो हुआ और उसके बाद लखनऊ की क्या स्थिति है, क्या तैयारी है सुरक्षा एजेंसियों की, हम विवेक से जान लेते हैं। विवेक, कानपुर में कार्रवाई हो गई इन लीड्स के बाद जो लखनऊ में हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है लखनऊ में भी चीजें चरम पर होंगी। व्यवस्थाएं इस वक्त सुदृढ़ करने पर बहुत ध्यान दिया जा रहा होगा, विमर्श किया जा रहा होगा।
जी बिल्कुल राजेंद्र, लखनऊ में कल सुबह ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जैसे ही ये पता चला कि जो 2 आतंकी पकड़े गए, उनके 5 साथी अभी भागे हुए हैं, फरार हैं और एटीएस या पुलिस की हिरासत में नहीं आ सके हैं, उनकी तलाश में चप्पे चप्पे पर छानबीन की गई। यहाँ पर जो नए बसे कॉलोनियाँ हैं, नए बसे इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, घनी बस्तियां हैं, पुराने लखनऊ की घनी बस्तियों में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसके अलावा जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और तमाम शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। सारे रास्ते, जिस रास्ते से भागे थे, मलिहाबाद के रास्ते से आगे भागने की सूचना मिली थी आतंकियों की, उसके बाद उस मलिहाबाद के उस रास्ते को सील किया गया था। शाम से ही वहाँ पर चेकिंग, ज़बरदस्त चेकिंग चल रही थी। जो हरदोई बॉर्डर है, जो सीतापुर बॉर्डर है और बाराबंकी बॉर्डर है, इनको सील करके वहाँ पर बैरिकेटिंग करके भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहाँ तैनात था और वो चेकिंग कर रहा था। आने जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग हो रही थी, आईडी उसकी देखी जा रही थी, उसकी गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी, जांच की जा रही थी। और जितने भी रक्षा प्रतिष्ठान हैं, जितने भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं, वीवीआईपी जगह हैं, बड़ी जो मल्टी स्टोरी हैं, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग लगातार जारी है। ये कल भी जारी थी और आज सुबह से भी पुलिस की टीमें, बम डिस्पोजल स्क्वाड, इसके अलावा डॉग स्क्वाड की जो अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। जिस तरह से एयरपोर्ट में हमला हुआ था, जम्मू में जिस तरह से ड्रोन से हमला हुआ था, तो यहाँ भी उसकी संवेदनशीलता तब से बरकरार है। कल दोपहर से ही एयरपोर्ट पे भी चौकसी बढ़ा दी गई। सीआईएसएफ के जवान हर आने जाने वालों को पूछ रहे थे, उनकी आईडी मांग रहे थे, उनकी तलाशी ले रहे थे, उनके सामान की। हालांकि एयरपोर्ट पे चेकिंग का एक तरीका है, लेकिन कल सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई थी। तो ये जितनी चीज़ें हैं सतर्कता की, वो आज से भी और आगे भी, चूंकि 15 अगस्त की तैयारियां भी यहाँ पर जल्दी ही शुरू होंगी और वीवीआईपी प्रोग्राम यहाँ रोज़ लगे रहते हैं। संघ से जुड़े और बड़े नौकरशाह, बड़े मंत्री, विधायक, सरकार के बहुत बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर आते रहते हैं। वाराणसी में पीएम का दौरा होना है, उसको लेकर भी लखनऊ में गतिविधियां तेज हैं। यहाँ पर रोज बैठक, जाहिर सी बात है, चुनौती बहुत बढ़ गई है कल की चीजें सामने आने के बाद। विवेक, और आपने बताया भी कि कैसे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, कैसे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं घने बस्ती वाले इलाकों में लखनऊ के। और लखनऊ में चूंकि सीट ऑफ पावर है और वहाँ पे बड़े नेताओं का भी रिहाइश है वहाँ पर और बैठते हैं, उनके कार्यालय हैं, इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। हम वाराणसी चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। लखनऊ में आतंकियों के पकड़ने के बाद वाराणसी में भी अलर्ट है। संवेदनशील जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर अलर्ट रखा गया है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। लखनऊ में जो कुछ हुआ उसका असर वाराणसी में भी दिखाई दे रहा है। संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, चेकिंग बढ़ा दी गई है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, चौकस। चलेंगे वाराणसी नीतीश के पास और उनसे जानेंगे कि वो क्या देख रहे हैं वहां पर। बताइए नीतीश, जो आपने देखा। राजेंद्र जी, बनारस की बात करें तो बनारस में सुरक्षा अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री का 15 जुलाई को आगमन होने वाला है और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले प्रदेश की राजधानी में आतंकियों का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से सतर्क होने की जरूरत है। और वाराणसी में प्रशासनिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर संवेदनशील स्थान, चाहे वो मंदिर हो, घाट हो, इसके साथ ही एयरपोर्ट और होटल, चौराहों, हर जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो भी यहाँ के सुरक्षा तंत्र हैं, सबको अलर्ट पर कर दिया गया है। तो पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में बनारस को तब्दील कर दिया गया है। बनारस में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रोडवेज पर और कैंट स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि अगर बात करें कल की, तो कल जो यूपी डीजीपी और प्रमुख सचिव बनारस में ही थे, कल उन्होंने भी सुरक्षा का जायजा लिया और जायजा लेने के साथ ही पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त सुरक्षा का यहाँ पर जो आदेश है वो दिया हुआ है। तो पूरी काशी को एकदम सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया और पूरे काशी में सुरक्षा को चौकस कर दिया गया है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका, विवेक आपका और रीतीश आपका भी, तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए और जानकारियों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए। तो ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है लखनऊ से। बाहुबली धनंजय सिंह पर अब कुर्की की कार्रवाई होगी। धनंजय सिंह के जौनपुर वाले घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। विभूति खंड पुलिस ने यह नोटिस चस्पा किया है। धनंजय सिंह पर हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या की साजिश का आरोप है। 6 जनवरी को अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरधारी मुठभेड़ में मारा गया था। अब नोटिस चस्पा किया गया है जौनपुर के आवास पर धनंजय सिंह के, और ये नोटिस चस्पा किया है विभूति खंड पुलिस ने।
अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। शासन ने स्वास्थ्य कर्मियों की मांग मान ली है। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों के जबरन तबादले पर रोक लगा दी। अब खुद चाहने वालों को ही ट्रांसफर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये बात बनी है। 2 दिन से स्वास्थ्य कर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे थे। मरीजों को इसकी वजह से समस्याएं पेश आ रही थी, उनके सामने समस्याएं आ रही थी और उसके बाद एक सहमति बन गई। स्वास्थ्य मंत्री और इन कर्मचारियों के बीच में, हड़ताली कर्मचारियों के बीच में 2 दिन तक इन्होंने कार्य बहिष्कार किया। इससे कार्य बहुत प्रभावित रहा, मरीजों को बहुत सारी समस्याएं हुई और अब एक सहमति बन गई है। जो चाहेंगे उन्हीं का ट्रांसफर होगा। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग शासन ने मानी। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्यम के रूप में विकसित करने की तैयारी है। पर्यटन विभाग ने 12 सर्किट्स का प्लान तैयार किया है। रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट शक्तिपीठ, इको टूरिज्म, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाए। मंदिरों, घाटों, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को चिन्हित भी किया जा रहा है। पर्यटकों को धार्मिक मान्यताओं और इतिहास की जानकारी दी जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नायकों की कहानियां भी सुनाई जाएंगी। तो पर्यटकों को धार्मिक मान्यताओं और इतिहास की जानकारी दी जाएगी। इसके जरिए ये अच्छा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का, यहां पर पर्यटन को उद्यम के रूप में विकसित करने की तैयारी उत्तर प्रदेश में 12 सर्किट्स का प्लान तैयार किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 दिन बाद वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, 15 जुलाई को 5 घंटे अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 8 महीने बाद पीएम मोदी का वाराणसी दौरा होने जा रहा है। वाराणसी में 750 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री और उनके दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 5 घंटे वाराणसी में गुजारेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 750 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। तो वाराणसी के लोगों को 750 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं उनके जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, ये 750 करोड़ की जो परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे वाराणसी के लोगों के लिए, इनमें सबसे बड़ी बातें क्या है वो दर्शकों को बताएं। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बनारस में एसपीजी पहुंच चुकी है और इस पूरे बनारस की सुरक्षा को एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है। इसके साथ ही जो 744 करोड़ की परियोजना है उसमें बीएचयू की एमसीएच विंग है। इसके साथ ही अगर बात करें तो मल्टी लेवल पार्किंग है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। तो पीएम यहां पर आएंगे। 744 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, 839 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस को, सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को पीएम इस बार सड़क की भी सौगात देंगे। तो निश्चित तौर पे पीएम का ये दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है कि कोरोना के अगर लहर की बात करें तो कोरोना की लहर के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे, लोगों से संवाद करेंगे, बीएचयू में लोगों से संवाद करेंगे, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। इसके साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी उनका प्रबुद्धजनों के साथ संवाद है। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार ये सारी चीजें प्रधानमंत्री बनारस में करेंगे और 5 घंटे के दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर का अवलोकन भी करेंगे। तो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, पीएम के सपनों का कॉरिडोर किस तरह से मूर्त रूप लिए हुए है, इसको भी देखेंगे। तो श्रावण मास से पहले पीएम का आगमन और इसके साथ ही योजनाओं की सौगात काशी सहित पूरे पूर्वांचल की जनता को देना, जनता को अब इंतजार है 15 जुलाई का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाराणसी के लोग बेशक इंतजार कर रहे होंगे प्रधानमंत्री के दौरे का, समझा जा सकता है। और आपने एक बड़ी अपडेट दी कि एसपीजी ने वहां पर पहुंचकर चीजों को अपने हाथ में ले लिया है, सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूपी में योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर बोलते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा असर बहुसंख्यक हिंदुओं पर ही पड़ेगा। मुसलमानों को इस कानून से घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे मुसलमानों को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। ये कानून किसानों और मजदूरों को टारगेट करके बनाया जा रहा है, उन्हें ही इससे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। भाजपा चुनाव के लिए ये सब कर रही है, लेकिन अब किसान और मजदूर का भाजपा से मोह भंग हो जाएगा और चुनाव में भाजपा का इससे नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति बना रही है और इसके लिए कानून लाए जाने की भी बात चल रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है, नीति बन रही है, ड्राफ्ट जारी हो गया है,
आपको क्या लगता है? देखिए 4.5 साल से क्या सो रहे थे? 4.5 साल से क्या जनसंख्या नियंत्रण पे कोई ध्यान नहीं दिया गया? इस वक्त ये ज़रूरत क्यों महसूस होने लगी? सिर्फ इलेक्शन मुद्दा है और इलेक्शन के लिए ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट करने में काम आ रहा है। आप इस कानून के पक्षधर हैं या इस कानून के विरोध में हैं? 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए प्रदेश में या नहीं? देखिए मेरा ये मानना है कि जिन मुल्कों ने ये तजर्बा करा था, ख़ास तौर से चीन ने करा था, वो वापस उसी लाइन पर आ गया। आज उनके यहाँ ये सारे कानून ख़त्म हो गया और उन्होंने ये कहा कि आप जितने चाहें उतने बच्चे पैदा करें। हिंदुस्तान बूढ़ा हो जाएगा अगर आपने 2 बच्चों का कानून बनाया तो। क्या होना चाहिए, क्योंकि देश के जो एसेट्स हैं वो तो सीमित हैं और जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़ रही है लगातार। फिर इसका समाधान क्या है आपकी नज़र में? देखिए कम से कम 3 बच्चों का कानून होना चाहिए ताकि हमारे पास बूढ़े लोग कम हो, जवान ब्रेन हमारे पास ज़्यादा हो और जवान हाथ काम करने वाले हमारे पास ज़्यादा हो। मतलब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून ज़रूर बनना चाहिए देश में, ये आप भी मानते हैं? 3 बच्चों का हो? 3 बच्चों का कम से कम कानून हो, अगर बनाना बहुत ज़रूरी है तो। टाइम से ये जब भी कोई कानून बनता है देश में या प्रदेश में तो मुस्लिम नेता और क्यों सफाई देने लगते हैं कि मुसलमानों को इससे नुकसान है या फ़ायदा है या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों को इससे कुछ नुकसान होने वाला है? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है इससे। देखिए जनसंख्या बढ़ने की वजह इलिटरेसी, जहालत और गरीबी। सांसद हैं डॉक्टर एस.टी. हसन, वो साफ कह रहे हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कम से कम 3 बच्चों वाला कानून होना चाहिए। और जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों के लिए कानून ला रही है, शर्त लगाने जा रही है, ऐसा कानून बनाने जा रही है, तो सपा सांसद मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान और असर बहुसंख्यक समाज पर होगा। मुस्लिमों पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी में हैं। तो इसलिए मुस्लिमों को कोई घबराने की या इस कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।